हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आय सूत्रा। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें बोला गया है, माइंडसेट इज व्हाट सेपरेट्स द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। मतलब जो आपका सोचने का तरीका है वही आपको पूरी दुनिया के दूसरे लोगों से अलग करता है। आप देखेंगे जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं जो बड़े एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, जैसे आप देखेंगे यूपीएससी के जो कैंडिडेट्स होते हैं, एसएससी में जो टॉपर्स होते हैं, या फिर बैंकिंग से रिलेटेड ये सारे जो एग्जाम होते हैं, इसमें आपका माइंडसेट बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं कि एक बार मान लीजिए एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, दो बार क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन आपके अंदर एक जो जुनून है वो बना हुआ है कि यस यू विल क्लियर इट सम टाइम और द अदर। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर माइंडसेट आपका पॉजिटिव है, एटीट्यूड आपका अच्छा है, तो आप कुछ भी हो, कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, आप वो चीज़ क्लियर करके ले जाएंगे और जो भीड़ है उससे बाहर निकल के आ जाएंगे। तो यही बात इसमें बोली गई है मोटिवेशनल कोट में। चलता हूँ पहली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है आज के कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की। इस समय वर्ल्ड के अंदर आप देखेंगे 1,42,78,531 टोटल कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स निकल के आ चुके हैं। इसमें से जो अच्छी चीज़ है कि 85,30,122 लोग पूरी तरीके रिकवर कर गए हैं, और इसमें जो 6,01,255 लोग हैं अभी तक कोरोना वायरस की वजह से पूरे वर्ल्ड में अपनी जान गंवा चुके हैं। यूएसए टॉप पे बना हुआ है, दूसरे पे ब्राज़ील, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे रशिया, पांचवे पे पेरू। आप याद रख सकते हैं। इंडिया के अगर नंबर्स की बात करें तो इंडिया में लगभग 10,55,932 टोटल केसेस निकल के आ चुके हैं, जिसमें से 66,64,461 लोग पूरी तरीके से रिकवर कर गए हैं, और 26,508 लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से। तो दोस्तों, ये समझ सकते हैं कि जिस रेट से इंडिया में अब जो कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, लगभग हर रोज़ आप देखेंगे 30 से 35 हज़ार के बीच में नए केसेस आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जो पहली न्यूज़ में इसमें बोला गया है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अभी एक कैपिटल एक्विजिशन का प्रोग्राम जो है जिसमें 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे, और जो आप देखेंगे जो आर्म्स आर्टिलरी है ये खरीदी जाएगी, जो कि अलग अलग ऑपरेशंस में यूज़ होगी आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। आप देखेंगे इसके तहत जो बेसिकली ये कमेंट्स किया गया कि एक साल के अंदर ये डिलीवरी होगी, 6 महीने से एक साल के बीच में। और ये जो डिसीजन है ये हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह की चेयरमैनशिप में लिया गया है। आप ये याद रख सकते हैं, डिफेंस से रिलेटेड जैसे आप अगर एनडीए की या फिर सीडीएस की ये प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इसका इसके बारे में पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है ये एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डिफेंस मिनिस्ट्री की, जो कि जो भी नए नए प्रोक्योरमेंट्स किए जाते हैं, नए नए आम जो आप देखेंगे जो एयरप्लेन्स खरीदे जाते हैं, फाइटर जेट्स, जो सबमरीन्स, या फिर जो बड़े बड़े टैंक्स आप देखेंगे वो खरीदे जाते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए, वो सब इसी के तहत किया जाता है। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं इस काउंसिल के, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही बन जाता है कि डैक के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं। तो राजनाथ सिंह हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं। आप देखेंगे इसे फॉर्म किया गया था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन के द्वारा, जिसमें रिफॉर्म करने की बात की गई थी नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम 2001 के अंदर, जब कारगिल वॉर हुआ था 1999 के अंदर। तो कब इसे बनाया गया, तो पोस्ट कारगिल वॉर 1999 के अंदर। ये आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है महाराष्ट्र की जो पहली जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रही हैं श्रीमती सत्यनारायण, ये अभी नीला सत्यनारायण, ये अभी इनकी डेथ हो गई है 72 ईयर्स की एज में। ये एक बहुत ही अच्छी आईएएस ऑफिसर थी। आप देखेंगे 1948 से 2020 के बीच में ये इन्होंने रही हैं, इनका ये टाइम टेन्योर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने काफ़ी अच्छी जो एक लिरिसिस्ट थी, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक्स को कंपोज किया है अलग अलग मूवीज़ के लिए। आप देखेंगे इन्होंने बुक्स लिखी, वनावा, एक पूर्ण एक अपूर्ण, और ये सब बहुत ही अच्छे से लोगों जो रीडर्स रहे हैं और क्रिटिक्स रहे हैं उन्होंने उनके द्वारा इंस्पायर किया गया। इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, वन फुल वन हाफ, जिसमें कि उन्होंने जो उनका बेटा था डाउन सिंड्रोम की उससे जो पीड़ित था उसको उन्होंने कैसे मैनेज किया अपनी सर्विस के साथ में, ये बताया है। तो आप ये एक न्यूज़ है, याद रख सकते हैं।
यहाँ पे बात की जा रही है आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं, आईआईटी मद्रास के, उन्होंने एक पोर्टेबल हॉस्पिटल डेवलप किया जिसका नाम रखा गया मेडिकैब। मतलब एक ऐसा हॉस्पिटल जो कहीं पे भी जल्दी से जल्दी ले जाया जा सके। ये एक पोर्टेबल स्ट्रक्चर है जो कि यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि स्क्रीन, आइसोलेट और ट्रीटमेंट दिया जा सके उन कोविड-19 पेशेंट्स को जो कि रिमोट लोकेशन, मतलब गांव गांव क्षेत्र में या फिर दूर दराज जैसे आदिवासी क्षेत्र वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई कोविड पॉजिटिव निकल आता है तो उसको वहाँ पे ही कैसे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उस इसलिए ये बेसिकली आप देखेंगे इसे डेवलप किया गया। स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने बोला कि जो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है उसे इंस्टॉल किया जा सकता है कहीं पर भी 2 घंटे के टाइम में, अगर उसमें सिर्फ 4 लोगों की ही ज़रूरत पड़ेगी उसे पूरे इंस्टॉलेशन में। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी आप बोल सकते हैं। जिस तरीके से ऐसे स्टार्टअप्स आएंगे तो हमें कहीं ना कहीं कोविड-19 से फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पे बात की जा रही है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, ये जो एक टेरर ग्रुप है का लीडर है नूर वाली महसूद, इसको एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है यूएन के द्वारा। आप देखेंगे इसमें यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी है, सैंक्शंस लिस्ट, उसमें इसको उसके तहत इसे इसके जो भी अकाउंट्स है उसको बैन कर दिया गया, उसको फ्रीज कर दिया गया है और इस पर ट्रेवल बैन लगा दिया गया है। कोई भी ट्रेड जो एक्टिविटी है उसमें आपको अब देखने को नहीं मिलेगी इसकी तरफ से। यहाँ पे आप देखेंगे जो ये फ्रीज इसके अकाउंट्स और फंड्स किए गए हैं, इसके तहत अब देखेंगे आप कोई भी जो इसकी जो इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया जा रहा था वो कहीं ना कहीं उस पर रोक लगेगी। और आने वाले टाइम में इसे आप देखेंगे कि जो पूरे पाकिस्तान के जो ऐसे ही और दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उस पर रोक लगाई जाएगी। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है प्रोटेक्टिंग रेप विक्टिम्स। ये GS1 का एक वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वुमेन इश्यूज। अभी कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक बंदे को एंटीसिपेटरी बेल दी जिससे कि वो जो रेप के चार्जेस है उससे बच सके। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है? एंटीसिपेटरी बेल जब आप जेल जाने से पहले ही आप अपनी बेल के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे जेल जाना ही जाना पड़ेगा। जैसे ये ज़्यादातर आप देखेंगे जो राजनेता होते हैं, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो उनके ऊपर जब ये अरेस्ट होने का खतरा मंडराने लगता है तब वो लोग एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते हैं। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे सुप्रीम जो कर्नाटक की हाई कोर्ट है उसने बोला कि ये जो इस जो ऑफेंस की सीरियसनेस है उसको सिर्फ ये नहीं कि अगर आप, और इट कैन नॉट बी टेकन ऑन अ ग्राउंड फॉर डिप्राइविंग अ सिटीजन फॉर हिज लिबर्टी। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं कि लिबर्टी जो किसी भी कोई भी इंसान जो उसने रेप किया हो या फिर चोरी करी हो या फिर किसी दूसरे क्राइम में इन्वॉल्व रहा, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है या लिबर्टी आप बोल सकते हैं कि वो एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सके। लेकिन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर जो एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है तो जो रेप विक्टिम्स होते हैं उनकी जान को काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है, उनको मारा जा सकता है, उनको जो है प्रताड़ित किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें इससे इसके जो इल इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप देखेंगे सोशल आउटलुक, तो हमारे जो समाज है ये एक पैट्रियार्कियल सोसाइटी है जहाँ पे आप बोल सकते हैं पुरुष सत्ता ज़्यादा हावी रहती है। जो आप देखेंगे जो जो प्रेफरेंस है वो मैन को ज़्यादा दिया जाता है इन कंपैरिजन टू वुमेन। और यही रीज़न है कि जो हमारी सोसाइटी में जो वुमेन है उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, अलग अलग तरीके से उन्हें आप देखेंगे प्रताड़ित किया जाता है। तो यही चीज़ यहाँ बोली जा रही है कि ये जो अजम्पशन है कि सर्वाइवर्स जो है उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज एक कॉमन पैटर्न ऑफ बिहेवियर के हिसाब से, कि अगर ये लोग शराब पीती हैं या फिर पार्टी करती हैं तो ये इनके साथ ये ऐसे रेप जैसे इश्यूज हो सकते हैं या होते हैं। और ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इनका ये दर्शाता है कि दे हैव कंसेंट टू हैव सेक्स फॉर विद समवन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये टैबू है, इसे बोला जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोशल टैबू, कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई अगर महिला सिगरेट पी रही है, शराब पी रही है या किसी दूसरी पार्टिंग कर रही है कहीं पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि शी इज़ अवेलेबल। उसके बाद आप देखेंगे जो दूसरे कॉमन स्टीरियोटाइप्स हैं उसमें देखा गया कि जो सर्वाइवर्स हैं उनको ही ज़्यादातर ब्लेम किया जाता है कि वो उन्हीं की गलती है इस पूरे, अगर रेप हुआ है या फिर दूसरी कुछ ऐसा इशू रहा है तो उसमें उन्हीं की गलती को बोला जाता है कि अगर उन्होंने हो रहा था तो उन्होंने क्यों नहीं चिल्लाया, उन्होंने शोर क्यों नहीं मचाया उनके साथ अगर कुछ हो रहा था। तो ये सब हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में ये सारी चीज़ें जो बोली गई, फीबल विक्टिम्स, जो कमज़ोर जो विक्टिम्स होते हैं उनको
मतलब बोला जाएगा वुड नॉट बी सफिशिएंट एविडेंस के तौर पर नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पास्ट जो सेक्सुअल हिस्ट्री रही है जो अक्यूज लोगों की, उसमें बोला गया है जो विक्टिम का कंसेंट है वो ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर विक्टिम ने, जो विक्टिम जिसके साथ कोई केस हुआ है वो उसका क्या सपोर्ट रहा है, उसका क्या एक बिहेवियर रहा, उस पर ज़्यादा पूरी ये हिस्ट्री डिपेंड करेगी कि क्या उसका कंसेंट इसमें रहे। उसके बाद अगर हम देखें ब्लेमिंग द विक्टिम, विक्टिम इज ब्लेम्ड रादर देन अक्यूज्ड। आप देखेंगे सोसाइटी के अंदर जो जिसने क्राइम किया है उसको ब्लेम नहीं किया जाता है, क्योंकि वो सबसे पहली चीज़ एक लड़का है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि ब्लेम जो सफ़र किया है, जो विक्टिम है, उसे ब्लेम किया जाता है। यहाँ पे जो फोकस है आप देखेंगे जो सर्वाइवर, विक्टिम सर्वाइवर है, उसको पैट्रियार्की स्टैंडर्ड्स पे देखा जाता है, मतलब जो उसको ही हमेशा आप देखेंगे एक महिला को गलत माना जाता है इन कंपैरिजन टू अ मैन। नॉर्मल एक जो इंसान है, एक लड़का है या फिर जो भी अधेड़ उम्र का आदमी है जिसने ये काम किया है, कुकृत्य किया है, उसे रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता और यही बोला जाता है कि गलती लड़की की ही रही होगी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। ब्लेम जो है वो शिफ्ट किया जाता है ज़्यादातर लार्ज स्केल पे, जो विक्टिम है और उसके जो सर्वाइवर्स हैं, आप देखेंगे जो उसकी फैमिली है, उन सबको ब्लेम किया जाता है, पूरी सोसाइटी को कटघरे पे खड़ा कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं पूरे के पूरे उस जो जिसने क्राइम किया उसको बचा बचा लिया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे जो रेप लॉ है ये जो एडल्ट्स के लिए उसे अमेंड किया गया था 2013 के अंदर, और इसमें बोला गया कि स्टेट्स की इसकी स्पेसिफिकली स्टेट करता है कि जो इसमें फेलियर टू रजिस्ट कैन नॉट बी टेकन एज एविडेंस ऑफ कंसेंट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आप देखेंगे कंसेंट वेदर वर्बल और नॉन वर्बल। कंसेंट मतलब इट इज़ बेसिकली व्हाट यू कॉल कि अवेलेबिलिटी, कि अगर कोई महिला उस चीज़ में एंगेज है कि नहीं, वो किसी फिजिकल रिलेशन में आना चाहती है या नहीं, ये टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो विलिंगली पार्टिसिपेट करती है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं विलिंगली पार्टिसिपेट करती, जरा सा भी उसको उस पर ज़बरदस्ती करी जाती है, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ रेप। उसके बाद आप देखेंगे पैसिव सबमिशन के बारे में यहाँ बात की गई है, जो कि इसमें देखेंगे जो डीप रूटेड सोशल कंडीशनिंग है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं। जो जो नॉन सेक्सुअल एक्ट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा देखेंगे आप, जो बहुत सारे बार आप देखेंगे जो साथ में बैठ के शराब पीना या पार्टी करना, इन सारी चीज़ों को डायरेक्ट रिलेट किया जाता है रेप से। आप देखेंगे 2013 में जो अमेंडमेंट किया गया उसमें बोला गया कि जो कंसेंट होगा वो इट वुड मीन विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, मतलब अगर कोई कंसेंट दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि वो उस फिजिकल रिलेशनशिप में अपना एक इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है। और ये स्पेशली बोला गया है सेक्सुअल एक्ट से रिलेटेड। यहाँ पे जो कंसेंट है उसे कंसेंट गिवन फॉर अ पर्टिकुलर सेक्स लाइजन कैन नॉट बी रिगार्डेड एज कंसेंट गिवन इन परपेचुरिटी, मतलब अगर कोई कंसेंट दिखा रहा है तो उसको ये कंसिडर नहीं करना चाहिए कि शी इज़ अवेलेबल और आप किसी भी महिला के साथ कुछ भी कर सकें, उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो सकें। ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। जो वे फॉरवर्ड है, वे फॉरवर्ड बोला गया इंडिया में जो आप देखेंगे अबिस्मली लो रेट्स, मतलब इंडिया में जो ये रेप और ये सारी चीज़ें होती हैं, वुमेन क्राइम होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको देखेंगे रिपोर्ट बहुत सारी कम देखने को मिलती है। एफआईआर ही लोग लॉन्च नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एफआईआर लॉन्च करेंगे तो सोसाइटी में लोग क्या सोचेंगे, और इस वजह से बहुत सारे जो अनरिकॉर्डेड केसेस रह जाते हैं जो कि रिकॉर्ड ही नहीं किए जाते। और जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो सारी जो ये सब इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस नहीं कर पाता है अपनी रिपोर्ट में। आप यहाँ पे देखेंगे यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स में बोला गया है कि जो एक्सेस टू बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल विक्टिम्स इज नॉट पॉसिबल एज पर्सन सर्कमस्टेंस इज डिस्टिंक्ट। जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो डीपली एंट्रेंच पैट्रियार्कियल बायसेस है, इसमें निष्पक्षता होनी चाहिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, और सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए जिसमें वो इक्वलिटी की बात करें, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसके बाद आप देखेंगे जो रेजिलियंस है, जो वो रिलायंस ऑन रेप स्टीरियोटाइप्स इसमें देखने को मिलेगा। इंडियन क्रिमिनल जस्टिस का ये हमेशा से कटघरे में इसे इंडियन क्रिमिनल जस्टिस को रखा गया है कि जो आप देखेंगे अगर कोई ये ऐसा वाकया हो भी गया तो इस पर बहुत ज़्यादा दिनों तक एक लंबा प्रोसीजर होता है जिसमें उसको क्रिमिनल घोषित किया जाता है, उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं, उसके बाद वो फिर सेशन कोर्ट से फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, फिर वहाँ से अगर फांसी होती है तो फिर बहुत सारे और लूप होल्स हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा निर्भया केस में कैसे इन सारे लूप होल्स को उठाते हुए केस प्रेसिडेंट के एसेंट उसमें फांसी की लेने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े, लेकिन फाइनली हुआ। लेकिन जस्टिस
डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप देखेंगे अगर देर से जस्टिस मिला तो क्या जस्टिस मिला, यही बात बोली जा रही है। और ये सारे इश्यूज को कहीं ना कहीं एड्रेस करना चाहिए, वे फॉरवर्ड में यही बात बोली जा रही है कि प्रॉपरली ये जो सेंसिटिव इशू है जिसमें सेक्सुअल ऑफेंसेज है इनको प्रॉपरली एड्रेस करना चाहिए। और जुडिशियल जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखेंगे आंध्र प्रदेश ने अभी एक ऐसा लॉ बनाया था कि अगर कोई भी ऐसा रेप का केस होगा तो 90 दिन के अंदर वो उसको कल्परेट को जेल भेजेंगे और उसके ऊपर चार्जशीट फाइल करके उसको सजा दिलाएंगे। तो ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लाने की ज़रूरत है जिससे कि इंश्योर की जा सके वुमेन सेफ्टी, आप बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया और ईरान की जो डिप्लोमेसी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और ये इमरान के काउंटर पार्ट रूहानी साहब, यहाँ पे आप देखें रूहानी साहब का जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट है शी जिनपिंग के द्वारा एक अलग तरीके की खिचड़ी इनके साथ पकाई जा रही है इनके द्वारा, क्योंकि हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन चल रहा था ईरान के साथ। हम चाबहार पोर्ट डेवलप कर चुके थे, जायदान तक अपनी जो रेल लाइन है वो ले जा रहे थे। और लेकिन अब जब चाइना ने इसमें अब इंटरवीन किया है तब से हमारे रिलेशन खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही बात बोली गई, इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू रिमेन पॉलिटिकली एंगेज्ड विद तेहरान डिस्पाइट इट्स पार्टनरशिप प्लान विद चाइना। तो यहाँ पे आप देखिए अभी जो रिपोर्ट आई जिसमें बोला गया कि जो चाबहार से जायदान तक इरकॉन है इंटरनेशनल अग्रीमेंट के तहत जो रेल लाइन बिछाई जानी थी उसको कैंसिल कर दिया गया। 628 किलोमीटर की जो रेल लाइन है उसको कैंसिल कर दिया गया। अब इरकॉन इसमें काम नहीं कर सकती अभी। लेकिन जो ईरान के जो ट्रांसपोर्ट और अर्बन डेवलप मिनिस्टर मोहम्मद इस्लामी उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, इसमें जो इरकॉन है वो फर्दर इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकती है जब तक अगर ये इश्यूज नहीं है, इश्यूज चल रहे हैं इनकी वजह से। आप देखेंगे कि जो हम इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा है और यूएस का जो ईरान से रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका है। इस वजह से जब भी इंडिया ईरान को सपोर्ट करता है तो यूएस उसमें अक्सर डंडा लगा देता है, उसमें अक्सर आप देखेंगे वो एक अपनी तरफ से अड़चन पैदा करता है कि इंडिया ज़्यादा यूएस के साथ ईरान के साथ इन्वॉल्व ना हो, ज़्यादा क्रूड ऑयल वहाँ से ना खरीदे, ज़्यादा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना करे, क्योंकि इससे जो यूएस का जो हित है वो कहीं ना कहीं ऑल्टर होता हुआ नज़र आता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है ये इंडिया की एक पीएसयू है जिसे इस्टेब्लिश की गई थी 1976 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। तो ये आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए इंडिया और ईरान के बारे में, ये इंडिया से ईरान के बीच में एक जो गुजरात से कनेक्टिविटी बनाई जाने की बात की जा रही, चाबहार पोर्ट होते हुए अफगानिस्तान में पेनिट्रेट करने की बात की जा रही थी, जिससे कि हम अपना पूरा एक ये जो सेंट्रल एशिया है यहाँ पे और फिर यहाँ से यूरोप की तरफ अपना जो मार्केट है वो एक्सेस कर सकें। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे अगर तो ये देखिए मुंबई से ये जो चाबहार पोर्ट है इसकी लगभग 1000 किलोमीटर की जो दूरी है वो आप देख सकते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा इंडिया को जो पाकिस्तान को बाईपास करके डायरेक्ट आप अफगानिस्तान में पेनिट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद आगे फ्यूचर में तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और फिर रशिया और फिर पूरा यूरोप, वहाँ पे आप ये अपना मार्केट का एक्सेस कर सकते थे। आप यहाँ पे देखिए जो जो चाबहार पोर्ट है और जो ग्वादर पोर्ट है इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ 72 किलोमीटर की दूरी है। ये ग्वादर पोर्ट वही है जिसे चाइना डेवलप कर रहा है सीपीईसी कॉरिडोर के तहत। आप देखेंगे यहाँ से जो लेके आ रहा है इसमें भी इंडिया के काफ़ी इश्यूज देखने को मिलते हैं, जिसमें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके तहत जो ये रोड लेके आ रहा है उसमें इंडिया काफ़ी बार अपना जो एक अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन करता आया है। आप यहाँ पे देखिए जो कनेक्टिविटी विद अफगानिस्तान की बात की जा रही है, इसमें आप देखेंगे जो अफगानिस्तान है वो अगर उसे वहाँ तक हमें पहुँचना है तो हमें ईरान होते हुए जाना पड़ेगा और इससे हमारी जो डिपेंडेंस है कराची पे वो कहीं ना कहीं हम एलिमिनेट कर सकेंगे और ये इंडिया को इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलती रही है। आप देखेंगे दिल्ली, काबुल, तेहरान कनेक्ट करने में 2003 से लगातार हमारी ये बात चल रही है और इस पर हम काम भी कर रहे हैं। चाबहार पोर्ट है जो ईरान की मरकंस कोस्ट के अंदर पड़ता है, वो सिर्फ 1000 किलोमीटर है कांडला से, लेकिन ये जो है अच्छी जो इसकी ये सिचुएटेड है रोड और रेल लिंक से इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है चाबहार टू जाहिदान। और इसमें आप देखेंगे 200 किलोमीटर फर्दर आप देखेंगे जारांज इन अफगानिस्तान, इसको बिल्ट जो इंडिया के द्वारा किया गया इरकॉन के द्वारा। इरकॉन हैड प्रिपेयर्ड इंजीनियरिंग स्टडीज़ और इसमें बोला कि ये जो 800 किलोमीटर की लॉन्ग रेलवे प्रोजेक्ट है इसमें लगभग $1.6 बिलियन का खर्चा आएगा। अभी देखेंगे इंडिया अभी इसमें कंसंट्रेट कर रहा है कि 220 किलोमीटर की जो रोड है जिसे जारांज और डेलाराम कनेक्ट किया जाएगा हेरात हाईवे के द्वारा, इसे 2008 के अंदर जो कंप्लीट किया गया था 150 बिलियन खर्च करके।
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ये सारी चीज़ें हैं 2015 तक काफ़ी सही चल रही थी, लेकिन 2015 में एक बिल्कुल अभूतपूर्व घटना हुई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन के आए। 8 नवंबर वो हिस्टोरिक डेट थी जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन के आए। उन्होंने ईरान के साथ ये जो न्यूक्लियर डील थी ये कैंसिल कर दी। बराक ओबामा और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बीच में एक न्यूक्लियर डील साइन करी गई थी जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही कैंसिल कर दिया, और यूएस के ईरान के साथ रिलेशन तब से पूरे डिक्लाइन होते हुए जा रहे हैं। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव जो प्लान ऑफ एक्शन था उसको पूरी तरीके उसको ख़त्म कर दिया गया। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू जिसे आप बोलते हैं, वो ईरान के और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में साइन किया गया था तेहरान के अंदर 2016 के अंदर, जिससे कि प्रॉपरली ऑपरेट किया जा सके दोनों टर्मिनल्स। और इससे एक जो ट्राइलेटरल अग्रीमेंट है उसको कहीं ना कहीं पुश करने की बात करी जा रही थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बनाए जाने की बात की जा रही थी अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया के अंदर। तो आप ये देखिए, ये जो कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी बेसिकली अगर हमारी हो जाती कंप्लीट तो हम पूरा मिडिल ईस्ट और पूरा जो यूरोप है वहाँ तक अपना जो प्रोडक्ट है वहाँ तक अपनी मार्केट बना सकते थे। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के लिए। लेकिन अब जब ईरान के साथ हमारे रिलेशन ख़राब हो गए तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। आप देखेंगे यहाँ पे 85 मिलियन का कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखा गया इंडिया की तरफ से, और इंडिया के द्वारा बोला गया कि लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड करा जाएगा 150 मिलियन का फॉर पोर्ट कंटेनर ट्रैक्स। और इसमें बोला गया कि 2018 के अंदर इंडिया की तरफ जो वीट शिपमेंट्स थे अफगानिस्तान के लिए, उन्होंने यही कांडला से चाबहार वाला रूट यूज़ किया, जिसकी वजह से देखने को मिला कि एक इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशन है वो अच्छे लेवल पे देखने को मिला। यही रीज़न है इंडिया अफगानिस्तान का कि अफगानिस्तान को यूनाइटेड नेशन में इस बार नॉन परमानेंट सीट मिली हुई थी, वो अफगानिस्तान ने इंडिया की रिक्वेस्ट पे इंडिया को दे दिया। और इंडिया इस समय यूनाइटेड नेशन में जो नॉन परमानेंट मेंबर है उसमें इंडिया जीत गया है, और इंडिया को सीट मिल गई है। तो ये अच्छे बायलेटरल रिलेशंस की वजह से ही हो पाया है। तो अगर फ्यूचर में ये सारे जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होगी फिर से हमें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है चाबहार के आसपास जो आपको देखने को मिलेगा उसे फिर से रीइम्पोज करने की बात की जा रही है यूएस के द्वारा, और ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शंस लगाए जाने की बात की गई है यूएस के द्वारा, जिसमें आप देखेंगे इसकी वजह से इंडिया के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया है, जिस वजह से ईरान काफ़ी समय से चिंता में था, काफ़ी ज़्यादा परेशान था। अब ये देखिए कि ईरान को चाइना की आखिर ज़रूरत क्यों है। ईरान और चाइना, आप देखेंगे जब से ये यूएस के द्वारा ये ज़्यादा सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हलचल मचा दी ईरान के अंदर। वहाँ के जो सुलेमानी हैं उनको मार दिया, वहाँ के जो कोर कमांडर थे जिन्होंने उनकी हेल्प करी थी आईएसआईएस से लड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने मार दिया थ्रेट की वजह से और अपनी जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको प्रमोट करने के लिए। इस वजह से ईरान और यूएस के जो रिलेशन ख़राब हुए हैं, इस वजह से ईरान जो चाइना है वो ईरान में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। और आप देखेंगे जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने तेहरान विजिट किया और लॉन्ग टर्म कॉम्प्रिहेंसिव प्लान साइन किया, और इसके तहत आप देखेंगे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है वो ईरान के साथ बढ़ता हुआ नज़र आया। और ये चाइना ने अश्योर किया कि वो जो ईरान की तरफ से ऑयल एंड गैस की सप्लाई है वो कंसेशन रेट्स में उसे मिलेगी, और जो चाइना के द्वारा ईरान को दी जाएंगी रॉ मटेरियल्स वो भी सस्ते रेट में दी जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए आप चाइना पेशेंटली परमिट कर दिया बार्टर ट्रेड। अब बार्टर ट्रेड क्या होता है? बार्टर ट्रेड दोस्तों आप देखेंगे अगर दो लोग हैं, एक के पास आलू ज़्यादा है, एक के पास टमाटर ज़्यादा है, तो अगर दोनों मिल जाएं, आलू जिसके पास ज़्यादा है वो टमाटर वाले को दे दे और टमाटर जिसके पास ज़्यादा है वो आलू को दे दे, तो दोनों लोग आलू टमाटर की सब्जी मिलके खा सकते हैं। या फिर दूसरे जो भी चीज़ें ज़्यादा हों वो एक दूसरे से शेयर करके वो यूज़ करेंगे, तो फिर वो बेसिकली कहलाता है बार्टर ट्रेड। इससे हेल्प मिलती है, जो डॉलर में ट्रेड किया जाता है इंटरनेशनली उससे कहीं ना कहीं एलिमिनेट करने में हेल्प मिलती है। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो टेंशन्स हैं जो यूएस और ईरान के बीच में वो काफ़ी समय से बढ़ती चली जा रही थी, और ये और बढ़ गई जब आप देखेंगे हाउदी कम्युनिटी उसने जो सऊदी अरब में उन्होंने एक मिसाइल अटैक किया। अरमैको नाम की कंपनी थी जो सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी एक ऑयल जनरेटिंग कंपनी है, बहुत ह्यूज प्रॉफिट जनरेट करती है। तो वहाँ पे हाउदी कम्युनिटी के द्वारा मिसाइल अटैक किया गया, जिसकी वजह से कई दिनों तक वो जो कंपनी है बंद भी रही थी। और इसमें बोला गया कि अब सऊदी भी यूएस का बहुत ही ज़्यादा एक क्लोज अलाई है। इस वजह से आप देखेंगे यूएस ने काउंटर अटैक किया ईरान को और बोला कि आपने सपोर्ट किया हाउदी कम्युनिटी को, और उसने अटैक किया सऊदी के अंदर।
सऊदी अरब के अंदर। और आप ऐसे ही देखेंगे जो रिवोल्यूशनरी जो गार्ड हैं जिनका नाम था कासिम सुलेमानी, उनको जो मार गिराया यूएस ने। और इसमें इजरायली एजेंसीज हैं उन्होंने भी प्रोवोक किया ईरान को, और बोला कि यूएस से जो इलेक्शंस हैं उसके पहले पहले कहीं ना कहीं जो ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं जिससे कि यूएस में जो डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता है वो बरकरार रहे, और कहीं ना कहीं ईरान पे ऐसे ही सैंक्शंस आगे भी लगाए जा सकें। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूएस ने बोला था कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो कंटिन्यू करे अपना बैन जो इरानियन एक्विजिशन ऑफ कन्वेंशनल वेपन। यूएस ने बोला कि ये जो ईरान वेपन्स खरीद रहा है अलग अलग देशों से, उस पर रोक लगाई जाए। जो उसका यूरेनियम है, यूरेनियम इंपोर्ट है, उस पर जो वो उसकी रिफाइनिंग कर रहा है वो कम करे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इससे देखने को मिला कि यूएस के काफ़ी ज़्यादा मतलब अपोज में जाके चाइना और रशिया ने मिल के यूएस का अपोज किया, और वीटो यूज़ करते हुए यूएस को इससे बेदखल कर दिया कि यूएस अब यूएस की बात नहीं मानी जाएगी इसमें, क्योंकि इसमें डायरेक्टली ईरान का नुकसान हो भी रहा था। आप देखेंगे ईरान जो कि काफ़ी मतलब क्रूड ऑयल में अच्छा देश है, काफ़ी ज़्यादा पैसा उसका जो बेसिक इकोनॉमी है वो क्रूड ऑयल पे ही डिपेंड करती है, लेकिन यूएस की वजह से वो उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, पूरे देश की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो डिस्टर्ब होती हुई नजर आई है, जिस वजह से ईरान अब यूएस से लड़ाई के लिए आप देखेंगे चाइना के सपोर्ट में जा रहा है, और चाइना से सपोर्ट लेके वो कहीं ना कहीं काउंटर करने में उसे हेल्प मिलेगी यूएस को। यही सारी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो आप देखेंगे जो एक चेंज लाने की एक्सपेक्टेंसी लगाई जा रही है ईरान के द्वारा कि जब ये इलेक्शंस होंगे तो नया कोई प्रेसिडेंट आएगा, जब यहाँ पे अमेरिका के अंदर, तो शायद ईरान के साथ जो रिलेशंस है उनको एक नया रूप दिया जा सके, और हो सकता है ये जो JCPOA है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान, इसमें कहीं ना कहीं एक रिवाइवल करा जा सके, फिर से इसको अंडरस्टैंड किया जा सके। यहाँ पे आप देखेंगे जो बैलेंसिंग एक्ट इसमें देखेंगे जो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई है, क्योंकि हमें यूएस को भी टैकल करके चलना है, ईरान को भी टैकल करके चलना है, और इसी वजह से चाबहार प्रोजेक्ट जो है इसको कहीं ना कहीं हम प्रॉपरली एक मैनेज नहीं कर पाने में सफल नहीं रहे हैं। आप देखेंगे रूहानी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने जो एक उसके लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट रहा है कि वो कैसे इंडिया को बैलेंस करे, कि अब आप वही सारी चीज़ें जो मैं आपको समझा चुका हूँ कि इंडिया, यूएस और ईरान, इन तीनों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है एक दूसरे के खिलाफ, उस वजह से सारे ये इश्यूज निकल के आ रहे हैं कि कौन किसका साथ दे और कौन किसका साथ ना दे के दूसरे को बचाए। जो इससे एडवांटेजेस आपको देखने को मिलेंगे ईरान का, जो इसमें आप देखेंगे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जो चाइना के साथ है ईरानी नेगोशिएटर्स की, वो चाइनीज़ मर्केंटाइलिस्ट टेंडेंसीज हैं। चाइना का आप देखेंगे हर जगह जहाँ पे भी वो इन्वेस्ट करता है वहाँ पे एक अपना कॉलोनी टाइप का रूल बनाने की कोशिश करता है कि एक बार इतना लोन दे दो कि दोबारा वो लोन रीपे करने की उसकी औकात ही ना पड़े, उसको वो रीपे ही ना कर पाए, और फिर उसके बाद जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है उसमें डायरेक्टली वो इंटरवीन करते हैं, और फिर फाइनली अपने हिसाब से पूरे देश को चलाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने देखा पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे देशों में करता हुआ चला आ रहा है चाइना। और आप देखेंगे जो चाइना है उसके पास ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो रजिस्ट कर सके यूएस सैंक्शंस को, क्योंकि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो इकोनॉमी है, जो उसके पास फॉरेक्स रिजर्व है, ये सारा बहुत ही अच्छे लेवल पे है, अच्छे से उसने मेंटेन करके रखा है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी लेके चला है शुरू से। इस वजह से कोई पैसे की कमी नहीं देखने को मिलेगी आपको चाइना के पास। इसी वजह से वो देखेंगे कि जो इंडिया के कंपैरिजन में वो ईरान को ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, और आप देखेंगे यही रीज़न है सबसे बड़ा कि इंडिया को वो कहीं ना कहीं इन सारी जो चाबहार की पॉलिसी है उसमें काउंटर करने में जो है उसे हेल्प भी मिली है। इंडिया को चाहिए कि वो अब इम्प्रूव करे अपनी जो पॉलिसी है, वो ईरान के साथ में वो जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको फिर से रिवाइव करे, और जो यूएस के इन्फ्लुएंस है उसमें ना आके अपनी फॉरेन पॉलिसी पे फोकस करे, जिससे कि वो अपने यूएस के चक्कर में दूसरे देशों से अपने संबंधों को ना खराब कर ले। तो ये देखिए, ये मैंने जो आपको बता रहा था कि कैसे इंडिया पूरे सेंट्रल एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने की बात कर रहा है। बंदर अब्बास आप देखेंगे ईरान, बाकू, अजरबैजान, अस्तर खान, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, उसके बाद ये पूरा यूरोप को कनेक्ट करने के लिए मेडिटेरेनियन सी से रेड सी होते हुए ये इंडिया में आप ये पूरी जो ट्रेड रूट है इसको कनेक्ट करने की बात की जा रही है। अगर इंडिया पेनिट्रेट कर जाता है ईरान से तो ये सारी चीज़ें हेल्प मिलेगी, और इंडिया को एक बहुत बड़ी ह्यूज मार्केट मिल पाएगी जिसमें वो अपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी लेके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट कर पाएगा। तो ये था दोस्तों आज का पूरा लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस
अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने का पूरा हक है। कमेंट करके ज़रूर बताइए, जो भी आपकी तरफ से फीडबैक होगा मैं उस पर ध्यान दूंगा। शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आप शेयर कर सकते हैं, और हो सके तो एक गरीब बच्चे को ज़रूर पढ़ाइए, जिससे कि आपको सोसाइटी के लिए एक जो जो कंट्रीब्यूशन है वो आप करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा अंदर से फील होगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप किसी को निस्वार्थ भाव से पढ़ाते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है, आप अंदर से खुश होते हैं। हो सके तो पेड़ जरूर लगाइए, पेड़ लगाएंगे तो भी आपको एक ये ऐसा सीज़न है जो जिस समय आप कोई भी पेड़ लगा दें, आप किसी भी सरकारी जो जगह से जाके वहाँ से एक पेड़ ले लें, 8 या 10 रुपए का मिलेगा, वो लेके कोई ऐसी जगह लगा दें जहाँ पे उसकी कोई देखभाल करे, और वो फिर जब पेड़ बड़ा होगा तो वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा। तो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल। और थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग वंस अगेन। अगर आपको मेरे चैनल की जो इस लेक्चर की जो स्लाइड्स हैं वो चाहिए तो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। IS सूत्रा टेलीग्राम चैनल है मेरा, यहाँ पे आप फ्री में सारी स्लाइड्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन दोस्तों, जय हिंद।